4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने एक पिटीशन तैयार की है और वो पिटीशन फाइल करना चाहते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 ऑनरेबल जज हैं, जिनमें सरदार एजाज इसाक साहब हैं और जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज हैं, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब हैं। ये 4 ऑनरेबल जजेस हैं। इन्होंने पिटीशन तैयार की है। इनकी पिटीशंस पहले भी पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और वो इतनी मजबूत पिटीशंस हैं कि उनको ये टच भी नहीं कर सकते और इतनी हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के याहिया अफरीदी साहब एंड कंपनी की कि वो उन तरामीम उन पिटीशंस को वो सुन सकें। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही सॉलिड और सोच समझ के फाइल की गई हैं और जो मेरे सामने जजेस हैं जी, जो मैं आपको दोबारा बता दूं कि सबसे पहले जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब, जो कि इस वक्त आईनी तौर पर वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, सीनियर मोस्ट हैं। उनका रास्ता रोकने के लिए 26वीं गैरानी तरमीम लाई गई थी और जस्टिस डोगर को, सरफराज डोगर साहब को लाके वहां पे इंस्टॉल किया गया था, इंपोर्ट किया गया था लाहौर से। दूसरे जज हैं बाबर सत्तार साहब, सीनियर मोस्ट जज हैं और उसके बाद जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान हैं और जस्टिस समन रफत इम्तियाज हैं। 4 ऑनरेबल जजेस हैं। इन 4 ऑनरेबल जजेस ने आज पिटीशन लेके वो गए हैं और ये वर्सेस किसके है जी? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मज़े की बात है, इन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को फ्रीक बनाया है कि आपका वजूद नाजायज़ है। ये बड़ी टेक्निकल पिटीशन है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है और बड़ी तगड़ी पिटीशन है। मैं आपके सामने इसकी प्रेयर्स भी रखूंगा कि इसमें इन्होंने क्या किया, लेकिन इसका टाइटल जो है वो टाइटल ही बता रहा है कि ये सही तीर निशाने पर लगा है, क्योंकि 27वीं गैर आइनी तरमीम में एक काम किया गया है। 27वीं गैर आइनी तरमीम में एक, क्योंकि ये गैर आइनी तरमीम इसलिए ब्लैक लॉ है, बेसिकली ये काला कानून है और आसिम लॉ जिसे कहते हैं, ये आसिम ब्लैक लॉ है। 27वीं गैर आइनी तरमीम का नाम जो है आप लिखा करें, पुकारा करें, आसिम ब्लैक लॉ। तो ये आसिम ब्लैक लॉ जो है 27वीं गैर आइनी तरमीम, इसमें ये डाल दिया गया है, लिख दिया गया है कि जनाब आप 27वीं गैर आइनी तरमीम को कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। अब भाई गैर आइनी तरमीम को चैलेंज क्यों नहीं कर सकते और वजह क्या है, इसका जायजा कौन लेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान 1973 का ओरिजिनल ये उनको इख्तियार देता है, आईनी इख्तियार देता है कि वो हर कानून का जायजा ले सकते हैं और हर कानून की तशरीह कर सकते हैं और उनकी तशरीह जो है वो बरतर मानी जाएगी, बालादस्त मानी जाएगी। ये आईने पाकिस्तान 1973 का दस्तूर, ये उसका बुनियादी मग़ज़ है। तो जब ये बात है तो फिर आप कोई भी कानून बनाएंगे नया, उसको जायजा कौन लेगा? क्योंकि इन्होंने ये किया कि हम ये जो नया कानून बना रहे हैं, इसका जो जायजा फोरम है उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया कि जी आप चैलेंज कर ही नहीं सकते, और बना दी एक फेडरल कोर्ट कि अब सारे मामला जो है वो फेडरल कोर्ट में जाएंगे। अब मसला ये है कि पहले तो इस तरमीम को आपने जायज़ करार दिलवाना है, क्योंकि ये तो वेट तो होनी है, इस पे मोहर तो लगनी है। तो ये मोहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लगनी है, वो इसका जायजा लेगी, क्योंकि फेडरल कोर्ट तो खुद इसकी बेनिफिशरी है। 27वीं गैर आइनी तरमीम का एक नाजायज बच्चा है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो इसलिए वो जो नाजायज वजूद है, उस नाजायज वजूद को आप कहाँ पे लेके जाएंगे, किस फोरम पे लेके जाएंगे? तो वो फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही है। अब वहां पे ये पिटीशन जाती है और इसलिए इस पिटीशन में जो टाइटल है 4 ऑनरेबल जजेस, और उन्होंने वर्सेस यानी कि उन्होंने फ्रीक आगे मुल्जमान किसको बनाया हुआ है, 4 अपने मुकदमे। मुल्जमान कौन है, सादा बता रहा हूँ कि रिस्पोंडेंट कौन है, वर्सेस जिसको कहा जाता है बनाम। बनाम है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि विफाकी हुकूमत, उसको उन्होंने नॉमिनेट किया है मुल्जम नंबर 1, क्योंकि उन्होंने ये गलत काम किया। दूसरा मुल्जम नंबर 2 कौन है इसमें, वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और
through registrar फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, यानी कि जहां जो उनका दफ्तर है वो उसका एड्रेस दिया हुआ है। अब इसमें ये कहा है कि जनाब एक तो वफाकी हुकूमत आए वो साबित करे कि आपने जो 27वीं गैर आइनी तरमीम की है ये आइन के मुताबिक है, आइन की बुनियादी रूह के मुताबिक है, और आइन का एक बेसिक बुनियादी ढांचा जो है उसको ये मस्मार नहीं करी, उसके आइन मुताबिक है, और ये हमारे जो बुनियादी इंसानी हकूक दर्ज हैं उसके मुताबिक है। ये आप साबित करें, वफाकी हुकूमत को कहा गया इस पिटीशन में। दूसरा, उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी बुला लिया कि आप आए, जैसे हाजी अमीन साहब को कहा है कि आप आए, आप आके इस अपने अपने वजूद को जायज़ करार दिलवाएं, आप साबित करें कि आपका वजूद जायज़ है, क्योंकि आईन पाकिस्तान के तहत आपका वजूद नाजायज़ है और आपको जवाज़ नहीं बख्शा जा सकता, आपको लेजिटिमेसी हासिल नहीं हो सकती। ये आईन पाकिस्तान कहता है, क्योंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपेक्स कोर्ट है, कल जो मुनीर मलिक साहब, एतजाज अहसन साहब और सब ने एक बात की थी कि अपेक्स कोर्ट एक ही है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है आईन पाकिस्तान में, और वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप किसी डिक्टेटर के कहने से, किसी ब्लैक लॉ मेकर से कहने से, लफ्ज हटाने से वो कोई हट नहीं जाएगा, ठीक है, उसका एक प्रोसीजर है, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली आए और उनके पास इख्तियार हो कि ये आइन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये आइन में तरमीम नहीं है। 27वीं 26वीं आइनी जो तरमीम है ये आइन में तरमीम नहीं है, ये आइन को बदला गया है, आइन को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया, आइन की रूह कुचल दी गई है। ये है बुनियादी बात। और ये बिल्कुल सादा सी बात मैं आपको बताऊं, एक आप बड़ा इमारत तामीर करते हैं और उस इमारत में आप एक आध कमरे को पार्टीशन कर सकते हैं, कोई अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं, नक्शा आप अप्रूव करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में हैं तो सीडीए से आप एक नक्शा अप्रूव करवाते हैं और उस नक्शे के मुताबिक आप वो इमारत तामीर करते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि जब वो अप्रूव हो जाता है तो आप अंदर तो छोटे मोटे कर सकते हैं, कोई टूटी तब्दील कर दी, कोई कमरे का दरवाजा तब्दील कर दिया, कोई इधर से पकड़ लिया, कोई उधर से पकड़ लिया, लेकिन जो एक बाहर का स्ट्रक्चर है और वो आपकी जो कवर्ड एरिया है वो आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। और फिर उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए आप उसका कोई पिलर नीचे से गिरा नहीं सकते, वरना तो सारी की सारी इमारत जो है खतरनाक करार दे दी जाएगी। इसलिए यही काम है आइन का। आइन आइन जो मंजूर शुदा आइन 1973 का, उसमें हर चीज लिख दी गई है कि आप ये काम कर सकती हैं, ये काम आप नहीं कर सकते। इवन जो हमारी पार्लियामेंट है वो भी उसमें तब्दीलियां नहीं कर सकती, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, बुनियादी ढांचे को नहीं हटा सकते, ये है। लेकिन 27वीं गैर आइनी तरमीम में आपने 78 सालों से कायम सिविल और मिलिट्री इदारों को डिमोलिश कर दिया है, बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा दिया और उसकी जगह पे पपेट्स ले आए। इसलिए इस पेटिशन का जो टाइटल है वो ही बड़ा जबरदस्त है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कहा गया है, हाजी अमीन साहब एंड कंपनी को कहा गया है, आए जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के सामने आए, और फुल कोर्ट के सामने उसमें भी आपके याहिया अफरीदी साहब बैठे हैं, कोई और नहीं बैठा, उनके सामने आके अपने वजूद को जायज करार दिलवाएं कि आपका वजूद जायज है आईन पाकिस्तान के तहत। ये है। अब इसमें जो चीजें सामने आई इसलिए ये बरकरार नहीं रह सकेगी पेटिशन। और आगे बढ़ते हैं जी। ये पेटिशन मेरे सामने, जस्ट ये मैंने आपको उसका क्रक्स आपको बता दिया है। आगे है जी, ये प्रेयर्स हैं और उसमें प्रेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 है जी, 10 इसमें प्रेयर्स हैं, मुकम्मल तौर पे की गई हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। और उससे अगला सफ़ा अभी तक ये है जी। और इसमें जो बुनियादी बात की गई है और इसमें ख़ास तौर पे इंटरिम ऑर्डर मांगा गया है। इसमें इंटरिम रिलीफ यानी कि अबूरी हुक्म जारी किया जाए, और अबूरी हुक्म उन्होंने जारी किया है कि जी आप फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद रोक दें और restrain and prohibit the constitution the
reconstitutes JCP from appointing the judges under Article 175A or ordering any transfer under Article 200 of the Constitution. ये रोकें जी, मना करें, उन्होंने कहा ये रोकें। और उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कहा गया है और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है। ये दो काम उन्होंने कहा कि रोकें। बाकी भी प्रेयर्स की गई हैं। अब इसमें आते हैं कि मांगा क्या क्या गया। ये मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो चैलेंज किया गया है वो इसका अमेंडमेंट का सेक्शन 20, 21, 23, 30, 33, 34, 41, 45, 48 एंड 49 ये चैलेंज किया गया है और इसको आर्टिकल 9 और आर्टिकल 25 के खिलाफ करार दे दिया गया है। उसे कहें कि बिल्कुल गैर आइनी है। आइन के आर्टिकल 9 और आइन के आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देता। फिर उसके बाद है जी 27वीं गैर आइनी तरमीम को कि सेक्शन 20, 21, 23, 30, 33, 34, 41, 45, 48 एंड 49 इसको भी आप बुनियादी आइनी ढांचे के खिलाफ है और ये अदलिया और इंतजामिया की जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं उस रूह के खिलाफ है, क्योंकि आइन पाकिस्तान कहता है अदलिया और इंतजामिया अलग अलग होंगे और एक दूसरे के साथ इनकी पावर्स अलग होंगी, वो उसके खिलाफ है। उसके बाद है जी कि अगला जो है इसमें कहा गया है कि ये वेस्टेड पावर्स का जिक्र किया गया है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 238, 239 जो है इसको कहा गया है कि ये सारे के सारे बुनियादी आइनी ढांचे के खिलाफ हैं जो तरामीम की गई हैं। आगे फिर मजीद इन्होंने कहा है कि जी के जो तरामीम के सेक्शंस हैं 20, 21, 30, 33, 34, 41, 45, 48 एंड 49 ये 27वीं आइनी तरमीम जो है ये प्रीएम्बल जो है आइन का प्रीएम्बल 2A, 4, 9, 10A और 25 उसके ये खिलाफ है। उसकी वजह के प्रीएम्बल ये कहता है आइन का प्रीएम्बल करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 49 में मंजूर की थी और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है मुत्तहिदा पाकिस्तान के वक्त से चला आ रहा है, 49 से चला आ रहा है। करारदाद मकासद कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। वो आइन का हिस्सा है और उस आइन के हिस्से को कहा गया है उस आइन के हिस्से से मुताबिक, क्योंकि वो हमारी गाइडलाइंस है। पाकिस्तान ममलकत खुदादाद पाकिस्तान कोई भी हुकूमत आए, राइट की आए, लेफ्ट की आए, सेंटर की आए, फौजी आए, गैर फौजी आए, वो करारदाद मकासद जो हैं उसको आप नहीं छेड़ सकते। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिहाजा उन्होंने कहा है कि ये अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल आर्टिकल 2A उसके खिलाफ है और आर्टिकल 4 के खिलाफ है, 9 के खिलाफ है, 10A के खिलाफ है, 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 9 के खिलाफ है और आइन का आर्टिकल 175(3) है उसके खिलाफ है। ये सारी की सारी तरामीम। उसके बाद है जी एक नेक्स्ट जो है वो 26वीं 27वीं तरमीम जो है वो आइन का आर्टिकल 209 और सेक्शन 48 ये है, ये भी इसके खिलाफ है और ये भी आइन का बुनियादी ढांचा उसकी इजाजत नहीं देता आइन इसको। फिर आगे है जी आर्टिकल 200, वो भी उसमें जो तरमीम की गई है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं अल जिहाद ट्रस्ट का हवाला दिया गया है और इसलिए उसको ये उसके भी खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्तन फवक्तन गाइडलाइंस दी हुई हैं और गाइडलाइंस दे के जो है वो कहा गया है कि आप सूरत हाल जो है वो करें। तो ये भी कहा गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो गाइडलाइंस जो हैं वो आपके लिए पाबंद हैं और चूंकि आइन की जब तशरीह करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की तशरीह करता है और उसमें अगर लेजिस्लेचर जो हैं राइट लेफ्ट जाना चाहें और निकलना चाहें और डिक्टेटर्स को भी रोकता है और लेजिस्लेचर्स को भी रोकता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है और अल जिहाद ट्रस्ट बड़ा मारूफ केस है जी। उसके बाद आर्टिकल 209 को अगेन उसको मुख्तलिफ पहलुओं से कहा गया कि वो है जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक है, जुडिशरी पे जो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की गई है उसके मुतालिक है, क्योंकि इन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी तब्दील कर दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी तब्दील कर दिया और जजेस को बिल्कुल क्लर्क बना दिया है कि आपको कान से पकड़ेंगे
اور اسلام آباد کے جج کو آپ کو کہیں گے کہ جناب چلیں آپ خضدار آپ کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سول بیوروکریسی اور جو ہماری جوڈیشری ہے، یہ جوڈیشری کو کیوں یہ تحفظ دیا گیا ہے تاکہ وہ بے خوف و خطر فیصلے کر سکیں، اور حکومت اور انتظامیہ جو ہے ان پہ کسی قسم کا جو ہے وہ اختیار استعمال نہ کر سکے، کوئی ان کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پہ کوئی ایسا ٹول نہیں دیا گیا۔ اس لیے ایک بیوروکریٹ کو نکالنے کے لیے، ایک جرنیل کو نکالنے کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور ایک جج کو اگر آپ نے نکالنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار بالکل مختلف ہے، اور باقاعدہ طور پہ جج کو نکالنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ہائیسٹ فورم ہے، وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جج کے خلاف جو کمپلینٹ ہے صرف اس فورم پہ جاتی ہے، لہٰذا وہ اسی لیے، اور پھر جج کو اگر آپ جج کو آپ ایس ایچ او کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں، ایک سول سروس کی طرح، ایک چھوٹے افسر کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں کہ جناب ہم نے آج آپ کو سسپینڈ کر رہے ہیں، آج آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہیں گے آپ، جب بھی کوئی مقدمے کا فیصلہ وہ کرنا چاہے گا جج، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت بلائے گی اجلاس اور اس کو کہے گی چلیں جی اس کو ٹرانسفر کر دیں، اور وہ جج کسی اپنے لائک مائنڈیڈ کے پاس کیس لگوا لیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے ابھی لیٹسٹ ہوا ہے، آپ کو تازہ ترین مثال دے دیتا ہوں کہ پہلے سے ایک موجود تھا قانون، یہ 8 فروری کا الیکشن جو چوری ہوا ہے، اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 6 ماہ کے اندر اندر فیصلے ہونے تھے، یہ جتنے بھی الیکشن دھاندلیاں ہوئی ہیں، الیکشن پٹیشنز جو آتی ہیں انتخابی دھاندلیوں سے متعلق، تو اس کے 6 مہینے کے اندر اندر فیصلے ہونے تھے، اور وہ فیصلے کس نے کرنے تھے؟ وہ فیصلے کرنے تھے ہائی کورٹ کے ہی جو سٹنگ ججز ہیں انہی میں سے نامینیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ الیکشن ٹریبیونل کہلائیں گے اور انتخابی عزرداریاں سنیں گے، تو وہ نامینیٹ کر دیا گیا، سٹنگ ججز کو نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی جسٹس جہانگیری نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا ریکارڈ مانگا الیکشن کمیشن سے، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور انجم وکیل اور باقیوں سے کہ لائیں جی ریکارڈ لے کے آئیں، آپ کے پاس کون سے فارم 45 اور فارم 47 ذرا جائزہ لیں، وہ 3 حلقے جیسے ہی کھلنے لگے، کیونکہ 6 مہینے کے اندر اندر اسلام آباد کا جو تینوں حلقے ہیں ان کا ڈیسائیڈ ہو جانا تھا، اور اس میں آپ کو پتا ہے انہوں نے جعلی فارم 47 تقسیم دیے ہوئے، فارم 45 ہے نہیں ہے، تھیلوں میں ووٹ نہیں ہے، اور ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آزاد امیدواروں کا جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اور جو فارم 47 ہے وہ ان کو جاری کیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب کا حلقہ کھلتا، خواجہ آصف صاحب فارغ ہو جاتے، نواز شریف صاحب کا حلقہ کھلتا، نواز شریف صاحب فارغ ہوتے، حمزہ شہباز چیلنج ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کا عالیہ حمزہ نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور مریم صاحبہ کا شرافت نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو مقدمات ہیں یہ 6 مہینے کے اندر اندر فیصلے ہونے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ طارق جہانگیری صاحب کو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جناب ان کی ڈگری کا کیس کھولنے کی کوشش کی، بابر ستار صاحب کے پیچھے لگا دیا کہ جناب ان کے وہ گرین کارڈ ہے، تو یہ شروع کر دیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ریٹائرڈ ججز کو پھر ایک ترمیم کی، 26ویں غیرانی ترمیم کی، اور ریٹائرڈ ججز کو آپ نے الیکشن ٹریبیونل کے ممبر بنا دیا۔ اب ریٹائرڈ ججز سے یہ مہر لگوانا چاہتے ہیں کہ ان کو نوکریاں دی گئی ہیں، کانٹریکٹ پہ ہیں، اور ان کو گاڑیاں شاڑیاں دے دی گئی ہیں، تنخواہیں بھاری بھرکم، ان سے یہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن چوری ہے اس کے جو چوری شدہ نتائج ہیں اس پہ یہ مہر لگوانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ جو سٹنگ ججز تھے ان کی جو جاب ہے، ان کی سروس ہے، وہ بالکل سیکیور ہے، آئین اس پہ تحفظ دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں الیکشن ٹریبیونل تو انہوں نے وہ لنگر آن کرتے جا رہے ہیں، ایون یہاں کے پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ کا کیس جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اپلیکیشن کو ان کو ریٹائرڈ جج ہیں جو الیکشن ٹریبیونل کے انہوں نے خود نامینیٹ کیا تھا، یہ انہوں نے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ مریم صاحبہ کا جو کیس ہے، مہر شرافت کی جو اپیل ہے، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اس کو ڈسپوز آف کیا، اور کہا کہ جی آپ کے دستخط نہیں ہیں، والد صاحب کا نام نہیں لکھا ہوا، اس طرح کی حرکتیں کر کے اس کو فارغ کیا گیا، جبکہ میرٹ پہ ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب کے حلقے کے سارے ڈاکٹر یاسمین راشد کے جس طریقے سے انہوں نے ووٹ تبدیل کیے ہیں وہ سارا کا سارا سامنے ہے۔ 130 کو صفر لگا کے، 130 کے 1 لگا کے 1130 ووٹ بنا دیا گیا، اور 300 کو 1300 بنا دیا گیا، اور اسی طریقے ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو 2500 ووٹ تھے اس کا صفر ہٹا کے 250 بنا دیا گیا۔ یہ ساری حرکتیں انہوں
ने की हुई हैं। और रावलपिंडी पूरे का पूरा डिवीजन आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन चीफ कमिश्नर थे रावलपिंडी लियाकत हुसैन चट्टा साहब, उन्होंने पूरे पिंडी डिवीजन का पोल खोल दिया था कि 70 हज़ार की लीड को इन्होंने तब्दील करवा दिया। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसी तरीके से अब ये जजेस हैं, इनका मसला ये है कि मुकदमात तो जाएंगे और ये चाहते हैं कि हुकूमत और हुकूमती टोला, नाजायज़ सरकार ये चाहती है कि इनका कोई भी मुकदमा, ख़्वाह वो ज़ाती हो, गवर्नमेंट का नहीं, ज़ाती हो, वो ज़ाती मुकदमा भी इनकी मर्ज़ी के बगैर डिस्पोज़ ऑफ नहीं होना चाहिए। वो ज़ाती मुकदमे भी, ज़ाती रंजिशें भी, ज़ाती वो भी हमारे पास रहना चाहिए। जैसे ही कोई जज ये करेगा, वकील बता देता है कि जी आपके फैसला आपके खिलाफ आने लगा, तो लिहाजा किसी वजीर का होगा, किसी हुकूमती एहलकार का होगा, किसी इनके खानदान का होगा, तो वो फौरन जज साहब को ट्रांसफर कर देंगे और कहेंगे जनाब आप जाएं, खुशदार हो गया था, और वो जज केस ट्रांसफर हो जाएगा अपने किसी डोगर साहब के पास। तो ये इस तरह से काम किया जा रहा है। लिहाजा वो सारी पिटीशन जो हैं, ये तमाम आर्टिकल जो हैं वो चैलेंज किए हुए हैं, और ये सारे के सारे। और इसके बाद है जी सेक्शन 34 चैलेंज किया हुआ है, आर्टिकल 189 में जो तब्दीली की गई है उसको चैलेंज किया है, और उसे भी आर्टिकल जो है वो 2A, आर्टिकल 9, 10A और 175(3) के खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। ये 27th अमेंडमेंट है। अब जरा ये सारी पिटीशंस हैं, इन्होंने जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने फ्रीक बना लिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को और नाजायज अदालत को, नाजायज वजूद को उन्होंने कहा कि ये भी नाजायज वजूद है इस तरमीम के नतीजे में। अब मसला क्या है, अब आज गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं तो इत्तलात के मुताबिक जो हैं वहाँ के रजिस्ट्रार साहब, उनके हाथ पांव फूल गए, और जब हाथ पांव फूले हैं तो क्या किया जाए। और चूंकि इसमें उन्होंने सिंपल सी बात की है, एक तो पिटीशन फाइल करके, और दो बातें उन्होंने की हैं कि जनाब इसको लगाएं, फुल कोर्ट में जाएगी। और अब फुल कोर्ट का मसला ये है कि हाजी अमीन एंड कंपनी वहाँ से निकल चुके हैं। इनको एक और धचका लगा हुआ है, क्योंकि हाजी अमीन साहब और आमिर फारूक साहब और जनाब रिजवी साहब, वो सारे के सारे अब चले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। अब इनको लेने के देने पड़े हुए हैं। अब इसको पिटीशन को उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे इनको रोका जाए। तो आज फिर रजिस्ट्रार साहब ने इत्तलात के मुताबिक, रजिस्ट्रार साहब ने, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि हम क्या करें। उन्होंने ऊपर पूछा, उसके फ्लोर 4 से, चौथे फ्लोर से पूछा। चौथे फ्लोर वालों ने फ़ोन किया अपने एक अशारिया नहीं, तकरीबन आप कह लें 2 किलोमीटर के फासले पे वहाँ फ़ोन किया। 2 किलोमीटर वालों ने फ़ोन किया अपने 5 किलोमीटर वाले फासले पे जो बैठे हैं। 5 किलोमीटर वालों ने फ़ोन किया जो 13 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको रोकें। तो लिहाजा अभी तक उस पिटीशन को लेने वसूल करने का मामला एक सरदर्दी बना हुआ है, और रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो ऑनरेबल जजेस को कह रहे हैं कि जनाब मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, ऊपर से हुक्म आएगा तो मैं ये रिसीव करूंगा। ये डॉक्यूमेंट है, ये हल्का फुल्का सा डॉक्यूमेंट है, और इन्होंने इतनी बड़ी अमेंडमेंट की। तो ये 4 ऑनरेबल जजेस गए हैं, और ये 2 पेज मेरे सामने हैं। ये पेजेस हैं, इनमें ये प्रेयर्स लिखी हुई हैं, जो मैंने प्रेयर्स आपको पढ़कर सुनाई हैं। ये प्रेयर्स जो हैं, ये कागज़ का एक टुकड़ा है, और ये कागज़ का टुकड़ा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे जो हैं वो बंद रहे आज, और हमारे रजिस्ट्रार जो हैं वो सारा दिन फ़ोन करते रहे, और कभी ऊपर वाले ऊपर, और फिर ये सारा कुछ घूमता रहा। तो देखते हैं कि आगे फर्दर क्या होता है। अगली खबर जो है, ये तो मैंने आपको बता दी, बहुत ही इसमें कोई परेशान, हमने बता दिया कि परेशान कौन है, क्योंकि रास्ते अभी बाकी हैं, और ये नामुमकिनात में है कि आप 27वीं गैर आइनी तरमीम को आइन का हिस्सा बना देंगे और फिर पाकिस्तान को चला लेंगे। अगली खबर है जी, इसीलिए जो है नोटिफिकेशन का मामला बदस्तूर लटका हुआ है। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्यों नहीं हो रहा? किस बात का डर है? किस बात का खौफ है?
اور جب 27ویں غیر آئینی ترمیم آ چکی تو اس کے فوراً بات کر دینا چاہیے، اور آج تاریخ ہو گئی ہے 20 تاریخ بھی گزر گئی، تو جب 20 تاریخ گزر گئی ہے تو دن رہ گئے ہیں صرف 6، اور 6 دن کے اندر اندر ابھی دیکھتے ہیں کہ کل جمعہ ہے، مسئلہ ان کو خوف ہے، جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن کریں گے، جتنا جلدی کریں گے ان کو ایک ڈر لگا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ اندر جو لاوا پک رہا ہے وہ لاوا پھٹے گا،